So next, the main topic of our syllabus is price elasticity of supply. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। जिस तरह हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, सेम वैसे ही है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो सप्लाई है, जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था तब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड में और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है, बट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें डिग्री भी बताता है। डायरेक्शन मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड जो थी डिक्रीज़ होती थी। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता था? डायरेक्शन, कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन बताता था। जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वो हमें डिग्री बताता था कि प्राइस में अगर 10% चेंज आया है तो डिमांड में कितनी परसेंट चेंज आया है। डिमांड में 20% आ गया है या डिमांड में 5% चेंज आ गया है, ये चीज़, इसका हमें आंसर कौन देता था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था कि लॉ ऑफ डिमांड जो था वो हमें डायरेक्शन बताता था और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वो हमें डिग्री। उसी तरह सप्लाई के केस में भी है। जो लॉ ऑफ सप्लाई था, लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताता है कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वे में जा रही है, कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर दूसरी जगह पे प्राइस डिक्रीज़ जा रही है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये बताता है। बट जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमें डायरेक्शन तो बताएगा ही, साथ में वो हमें डिग्री भी बताएगा कि अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है? 10% अगर चेंज आ रहा है प्राइस में, तो हमारी जो सप्लाई है उसमें कितना चेंज आ रहा है? अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आ रहा है? 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 10 ही आ रहा है या 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो सप्लाई में कितना चेंज हुआ है? क्या उतना ही चेंज हुआ है जितना प्राइस में चेंज हुआ है, या फिर ज़्यादा हो गया है? प्राइस में जितना चेंज हुआ है उससे ज़्यादा सप्लाई में चेंज आ गया है, या फिर प्राइस में कम चेंज आने से सप्लाई में कम चेंज आ गया है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसी का ही हमने करना है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या बोला है उन्होंने। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है कि कितना एक्सटेंशन और कितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई में। ये सप्लाई में जो है अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो कितना हो रहा है, इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि प्राइस में चेंज आने की वजह से जो सप्लाई है वो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो कितनी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कौन बताएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो आपने यहाँ से इसका थोड़ा सा मीनिंग कर लेना है, नीचे से ये वाली डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसकी मेजरमेंट। जिस तरह हमने डिमांड के केस में किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में एक मेथड किया था परसेंटेज चेंज मेथड, वही मेथड हमने यहाँ पे भी करना है। सप्लाई के केस में भी यही वाला मेथड यूज़ होता है, बस जो वहाँ पे फॉर्मूला दिया था वो बिल्कुल सेम है सप्लाई के साथ। बस फ़र्क कहाँ है कि डिमांड की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? सप्लाई। डी की जगह एस आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। क्या बोला है देखो यहाँ पे उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। वहाँ पे क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड आ गया था,
यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाई के रेशो है परसेंटेज जो चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, ये है फॉर्मूला हमारा परसेंटेज चेंज मेथड का फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अगर पेपर में आपको आ जाता है इस तरह क्वेश्चन, तो आपने ये जो है डेफिनेशन लिखनी है जो आपको यहाँ पे दी है, और इसको आप रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये सारी लाइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इस तरह ऊपर लिख सकते हो, और नीचे लिख सकते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये डेल्टा का मतलब, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, मैंने पहले भी बताया है आपको। नेक्स्ट आ जाता है, देखिए यहाँ पे इस तरह आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे लिखना है हमने। देन इसको यहाँ पे उन्होंने दो आपको इसके दिखाए हैं फार्मूलाज, ये वाला और ये वाला। हमने ये करना है फार्मूला है, तो जो सेकंड टाइप ऑफ फार्मूला यहाँ पे लिखा है इसी को ही सिंपल फॉर्म में करके लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ का मतलब क्या क्या है। क्यू का मतलब, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू यहाँ पे मतलब क्या है, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, वहाँ पे भी आप फॉर्मूला तो सेम ही है, वहाँ पे भी हम क्यू लिखते थे, यहाँ पे भी क्यू लिखते थे। वहाँ पे क्यू का मतलब क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड था कि कितनी क्वांटिटी जो है हम डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू का मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी सेलर सप्लाई कर रहा है प्राइस के हिसाब से। ठीक है, अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, अगर प्राइस कम है तो वो कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। तो मेन मकसद हमारा इस फॉर्मूला को यूज़ करने का ये है कि अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में कितने परसेंट चेंज आ रहा है, ये चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो सारा कुछ दिया है इसका मतलब बता देते हैं एक बार। क्यू का मतलब क्या है, इनिशियल क्वांटिटी के पहले आप कितना सेल करते थे। पी का मतलब क्या है, इनिशियल प्राइस, पहले कितना प्राइस था आपके प्रोडक्ट का। चेंज इन क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया। जब आपका प्राइस 10 से 20 रुपीज़ हो गया तो क्वांटिटी आपने कितनी चेंज की अपनी, 20 क्वांटिटी में आपने कितना चेंज किया। देन चेंज इन पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के प्राइस में कितना चेंज आया है, पहले प्राइस कितना था और अब प्राइस कितना है, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी यहाँ पे आपको गिवन है। इसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, जैसे पिछली बार लगाते थे Q1 माइनस Q, एंड चेंज इन पी का फॉर्मूला क्या लगेगा, P1 माइनस P। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पे लगेगा। P1 का मतलब क्या होगा और P का मतलब क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ठीक है, Q का मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की है आपने। ठीक है, तो P और Q का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जो आपकी इनिशियल प्राइस थी और इनिशियल क्वांटिटी थी, पहले वाली प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी। और चेंज इन Q और चेंज इन P का मतलब क्या है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया। तो चेंज इन Q हम कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q एंड चेंज इन P P1 माइनस P। ठीक है, यहाँ पे जो Q1 है वो क्या है, न्यू सप्लाई के अब कितनी सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और P1 क्या है, न्यू प्राइस। ये जैसे ही आपकी क्वांटिटी आप न्यू कर रहे हो सप्लाई, वैसे ही आपका प्राइस भी न्यू है। न्यू प्राइस आने की वजह से आपने न्यू सप्लाई की है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल से ये जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। A producer offers to sell 400 units of the commodity when its price is 10। यहाँ पे हम साथ में एक टेबल बना लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लैरिटी जो है हमें हो जाएगी। ठीक है, कि प्राइस जब था हमारा 10, उस टाइम पे हम कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे,
400, ठीक है, कि प्राइस जब हमारा 10 था तब हम 400 प्रोडक्ट्स जो थी वो सेल कर रहे थे। जैसे ही प्राइस हमारा कम होके 5 हो गया, हमने कितनी प्रोडक्ट्स सेल करनी शुरू कर दी, 200, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस चीज़ को हमने फॉर्मूला में फिल कर देना है। अब यहाँ पे हम आप एक बार क्लियर कर लेते हैं। 10 यहाँ पे क्या है, इनिशियल प्राइस, ठीक है, और 400 क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी कौन सी है, न्यू प्राइस कितनी है 5 और न्यू क्वांटिटी कितनी है 200। तो देखिए जैसे ही प्राइस में चेंज आ गया, डिक्रीज़ आ गया, यहाँ से हमने क्वांटिटी भी कम कर दी। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है, कितना चेंज आया है क्वांटिटी में प्राइस की वजह से, सप्लाई में कितना चेंज आया है प्राइस में डिक्रीज़ आने की वजह से, ठीक है, कितने परसेंट का जो है चेंज आया है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें पहले वाली प्राइस और पहले वाली क्यू दी हुई है इनिशियल, और न्यू वाली प्राइस और न्यू वाली क्यू दी है। इसकी हेल्प से हमने फॉर्मूला वाली चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पी तो हम नहीं फिल कर देंगे 10, क्यू भी हमारे पास है 400, वही चीज़ हम फिल कर देंगे, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन निकालना हमें क्या पड़ेगा, चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी, ठीक है, यही थी हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो इसी से हमने ये सारी जो है चीज़ें निकालनी है कि जब प्राइस 10 था, 400 हमारे पास गुड्स जो थी हम सेल कर रहे थे, जब प्राइस 5 हो गया तब हमने 200 गुड्स सेल करनी शुरू कर दी। तो ये जो आपको दिया है ये न्यू प्राइस दिया है, इसकी हेल्प से हमने अब चेंज इन क्यू चेंज इन पी निकालना है। चेंज इन क्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था Q1 माइनस क्यू, ठीक है, वो यहाँ पे लगाया है इन्होंने। Q1 कितनी थी हमारी 400 और Q कितनी थी 200, सो 400 माइनस 200 ये आ गई कितनी 200। इसी तरह से हमने दूसरा फॉर्मूला लगाना है चेंज इन पी निकालने का। चेंज इन पी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पी का फॉर्मूला क्या था, P1 माइनस पी। तो कितनी थी P1 हमारी 10 और P कितनी थी 5, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया 5। तो ये उन्होंने यही वाली फिल नहीं की है, न्यू प्राइस नहीं फिल की है, लेस करके किया। वो आपको सेम इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगा के करना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ये फॉर्मूला लगाना है अपने Q1 माइनस क्यू एंड P1 माइनस पी, जब चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी निकालना है। तो उसके बाद ये चीज़ें फॉर्मूला में फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अच्छे से निकाली हुई है उन्होंने। फिल करने के बाद हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है देखिए कितनी आ गई है 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 आ गई है। इसका मतलब क्या है, जितना अगर 10% चेंज हमारा प्राइस में हुआ है तो 10% चेंज ही हमारा सप्लाई में हुआ है, ठीक है। ये 10% मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब हमारी 1 आती है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से इक्वल चेंज आ रहा है सप्लाई में, ठीक है। जितनी प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही सप्लाई में चेंज हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने ये मीनिंग करना है, डेफिनेशन करनी है ये वाली, और उसके बाद ये वाला मेथड करना है आपने परसेंटेज चेंज मेथड, जिसमें हमने ये फॉर्मूला लगाना है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी अपॉन क्यू, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, बस क्वांटिटी सप्लाई है यहाँ पे क्यू का मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये करना है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है दैट इज़ डिग्रीज़, जिसको हम डिग्रीज़ भी बोलते हैं और सिचुएशंस भी बोलते हैं। जिस तरह हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में सिचुएशंस की थी 3 सिचुएशंस, उसी तरह हमने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे सिचुएशंस जो हैं वो आपकी 5 हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में आपको क्या बताया है उन्होंने, ये जो आपकी सिचुएशंस हैं और जिसे हम डिग्री भी बोल देते हैं, इसमें उन्होंने आपको क्या बताया है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी कितनी है 1 है। When a straight line positively sloped the supply curve starts from the point of origin, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है वो हमें सिर्फ डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा।
अगर हमारा डायग्राम इस तरह बना है, मतलब अगर हमारी ये जो सप्लाई कर्व है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी होगी, हमेशा 1। अगर हमारी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व अगर 1 के इक्वल है, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है इसका मतलब कि अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो सप्लाई में भी 10% चेंज आ रहा है। मतलब प्राइस में जितना चेंज आया है उतना ही इक्वल चेंज किसमें आया है, सप्लाई में। ठीक है, ये प्राइस में जितना चेंज आया है उतना ही सप्लाई में चेंज आया है। देखिए डायग्राम्स, अगर यहीं से हमारा डायग्राम बन जाएगा कि अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो हम अगर मान लो प्राइस पहले 10 था तो हम क्वांटिटी भी 10 ले रहे थे। ठीक है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो गया 30, बेच रहे थे, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो गया 30, हमने क्वांटिटी भी कितनी सेल करनी शुरू कर दी, 30। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या है, 1 है हमारी यहाँ पे जो डिग्री है, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, जिसका मतलब ये है कि प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में इक्वल चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सिचुएशन कौन सी है जो हमें डायग्राम से देख के ही पता चल जाएगी। अगर तो ओरिजिन से, ये जो आपका ओरिजिन है, अगर इससे ऊपर स्टार्ट होती है सप्लाई कर्व ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जिसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में मान लो 10% चेंज आया है, इंक्रीज़ आया है, तो सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, 20%। ठीक है, या 20% से ज़्यादा, मतलब 10% से ज़्यादा चेंज आ रहा है। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा सप्लाई में चेंज आ रहा है। अगर प्राइस हमारी 10% कम हो रही है तो सप्लाई उस 20% कम कर दी है। अगर हमारी प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई हमने 20% जो है इंक्रीज़ कर दी है, इस तरह का। सो ग्रेटर देन का मतलब ये है, और ये हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर। इसको हम डायग्राम की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो कि प्राइस में हमारा चेंज कितना आ रहा है, 10 यहाँ पे हमारा प्राइस में चेंज आ गया, सप्लाई में कितना आ गया, सप्लाई में यहाँ पे 10 है। ठीक है, देन प्राइस में हमने फिर से इंक्रीज़ आ गया 20, सप्लाई में कितना चेंज आ गया, सप्लाई में देखो इससे ज़्यादा आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर है, 30 आ रहा है। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है ये ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है और यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है। जिसका मतलब क्या है कि प्राइस में अगर 10% का चेंज आता है या प्राइस में 20% का चेंज आता है तो सप्लाई में कितना आता है, 40% का, उससे डबल आ रहा है चेंज। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड सिचुएशन क्या है, इससे उल्टा, जिसमें कम चेंज आता है। ये देखो यहाँ पे हमारी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पीछे शुरू हो रही है लाइन सप्लाई कर्व। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है, सप्लाई में कितना आ रहा है चेंज, 5% चेंज आ रहा है, कि प्राइस हमारी ज़्यादा जो है चेंज हो रही है, सप्लाई जो है वो कम रेट पे चेंज हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा, जैसे प्राइस हमारी ये है 10 है, सप्लाई उस टाइम पे हम 10 नहीं कर रहे हैं, हमने प्राइस थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर दी, कितनी कर दी, 20 कर दी, या 30 ले लो, प्राइस हमने इंक्रीज़ कर दी 30। तो यहाँ पे हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई है वो कितनी आ रही है, 20% चेंज हो रहा है यहाँ पे हमारी सप्लाई में। ठीक है, कि प्राइस में चेंज देखो कितना ज़्यादा आ रहा है और सप्लाई में कितना कम चेंज आ रहा है। ये सिर्फ डायग्राम से ही आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या है, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 1 है। ग्रेटर देन के केस में क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 थी, जिसमें प्राइस में जितना चेंज आता था सप्लाई में डबल आता था। यहाँ पे क्या है, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे कम चेंज आ रहा है सप्लाई में। ठीक है, सो ये तो थी हमारी ये 3 सिचुएशंस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती हैं
टू एक्सट्रीम सिचुएशंस जो होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, जिसमें से पहली कौन सी है, ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें जो सप्लाई कब हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनती है, सीधी बनती है, जहाँ पे हमारी जो सप्लाई है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कि प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लें हम, सप्लाई हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, ये देखो प्राइस में देखो हम चेंज कर रहे हैं, पहले P1 थी फिर P2 थी, सप्लाई हमारी यहाँ पे सेम है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस केस में कितनी होगी, ज़ीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई में किसी तरह का भी जो चेंज है वो नहीं आ रहा है, सप्लाई हमारी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। जैसे कई गुड्स होती हैं उसकी प्राइस हम कितनी भी इंक्रीज़ कर लें या कम कर लें, उसकी सप्लाई जो है वो सेम ही रहती है। जैसे नेसेसिटी गुड्स होगी, जो पहले भी लोग जो थे उसी अमाउंट में लेते थे, अब भी लोग उसी अमाउंट में ले रहे हैं, चाहे हम उसकी प्राइस इंक्रीज़ भी कर दें। नमक की प्राइस हम इंक्रीज़ भी कर दें तभी भी उसकी सप्लाई जो है यहाँ पे हम एज अ सेलर लेंगे कि यहाँ पे प्राइस के साथ किसी तरह का भी सप्लाई में अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कि प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई में किसी तरह का भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनफाइनाइट सप्लाई, जिसमें क्या है, प्राइस में हमारी चेंज नहीं आ रहा बट हमारी सप्लाई जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्राइस कांस्टेंट है और सप्लाई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें सप्लाई कर्व हमारी हॉरिजॉन्टली बनती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिचुएशंस ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है इसमें हमारे फैक्टर्स। जिस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स हैं उसी तरह ये भी फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ इनपुट यूज़। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। इफ़ कॉमनली अवेलेबल, अगर तो आपको जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जिन चीज़ों को यूज़ करके आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो अगर आपको कॉमनली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल हो जाती है, तब आपकी जो सप्लाई है इलास्टिक होगी, तब आप सप्लाई ज़्यादा करोगे। ठीक है, अगर आपको जो कच्चा माल है, जो जिस चीज़ों को लेके आप आगे प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो ही नहीं अवेलेबल हो रही, उस केस में हमारी सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट्स। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट्स इफ वी विश टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि हम टीक वुड जो है, साग की लकड़ी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ईयर्स ऑफ प्लांटेशन चाहिए, क्योंकि उसको ग्रो होने में बहुत ही ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो उसकी सप्लाई जो होगी फिर क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, मतलब उसमें जो है ज़्यादा चेंज नहीं हैगा, हम सप्लाई कम ही कर पाएंगे। सो नेचुरल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कई बार नेचुरल कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं, रुकावटें। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब नेचर की वजह से कुछ फ्लड आ गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, उस टाइम पे भी हम सप्लाई जो है ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो भी पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स टू टेक द प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क। इफ़ एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक द रिस्क ऑफ हायर आउटपुट, अगर वो रिस्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सेलर हैं, हमें ये भी रिस्क रहता है कि अगर हम 10,000 के करीब गुड्स बना लेंगे, क्या वो आगे जाके बिकेंगी भी या नहीं बिकेंगी। तो अगर तो हम रिस्क उठाने वाले हैं, रिस्क ईज़िली ले लेते हैं, तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे। अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हम उतनी प्रोडक्ट्स बनाएं जितनी की डिमांड है मार्केट में, तब हम क्या करेंगे, रिस्क कम लेंगे। ठीक है, तो सप्लाई कम करेंगे, बनाएंगे चीज़ों की, ये गुड्स कम बनाएंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। पेरिशेबल गुड्स आर रिलेटिवली लेस इलास्टिक। जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो इजीली ख़राब हो जाती हैं, जिनकी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है, उनकी जो सप्लाई है वो लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आता उनकी सप्लाई में, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स हैव अ शॉर्टर शेल्फ़ लाइफ दैन द ड्यूरेबल गुड्स। दैन उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करती है। सप्लाई इलास्टिक होती है उस केस में जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है,
in case of increase in production causes a substantial increase in cost of production कि सप्लाई उस केस में हम यहाँ पे उन्होंने बोला है सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक कि सप्लाई लेस इलास्टिक होगी कि हम वहाँ पे सप्लाई कम करेंगे जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है वहाँ पे हम सप्लाई जो है वो ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद टाइम फैक्टर भी काफ़ी इफेक्ट करता है। लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा आपके लिए उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी। बिकॉज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स आर ईजिली अवेलेबल एंड सप्लाई कैन बी ईजिली इंक्रीज के मतलब अगर चीज़ें बनाने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो उस टाइम पे आपकी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी, ग्रेटर इलास्टिक होगी, मतलब सप्लाई आप ज़्यादा कर पाओगे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो टाइम है वो ज़्यादा है। लाइक अगर समर वाली चीज़ें हम विंटर में बना रहे हैं, समर में बेचने वाली चीज़ें हम विंटर में बना रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, हमें चीज़ें भी ईज़िली मिल जाएंगी और हम जल्दी बना भी पाएंगे। देन है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई विल ऑल्सो इलास्टिक विल बी लेस इलास्टिक कि सप्लाई उस टाइम पे कम इलास्टिक होती है, मतलब चेंज कम होती है जब प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी में कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी हो, मतलब अगर हमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वो महंगी पड़ रही है, एक्सपेंसिव पड़ रही है। अगर हम महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा आएगी और उस केस में हम सप्लाई कम कर पाएंगे कि ज़्यादा कर पाएंगे, उस केस में हम सप्लाई कम कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट्स फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कि सप्लाई हम कब ज़्यादा करते हैं और कब कम करते हैं, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो। थैंक यू सो मच।